dimensional analysis. You know that in the previous lecture we have already completed its two applications. Now in this lecture we will study about its third application. You know that your third application is derivation of formula. मतलब यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे आपके पास यू नो दैट कोई भी स्टेटमेंट मिलेगी और स्टेटमेंट को ये देखते हुए मानते हुए हमको यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं उसके यूज से कोई एक नया फॉर्मूला ड्राइव करना है। मतलब यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, इसको एग्जांपल से समझते हैं। यू नो एक स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मैंने बता दिया फोर्स on a particle is depends on mass of particle and acceleration of particle। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि यू नो दैट ये कोई भी आपके पास एक पार्टिकल है और उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है और फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, मास, जो उसका मास रहेगा और उसका जो एक्सीलरेशन रहेगा उस पे। ठीक है, अब आपके पास एक स्टेटमेंट है, इससे हम जो ये फॉर्मूला है उसको ड्राइव करते हैं। तो ये देखें किस प्रकार से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो यू नो दैट स्टार्टिंग में क्या रखा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि फोर्स डिपेंड कर रहा है तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास। उसके बाद इट इज आल्सो डिपेंड ऑन एक्सीलरेशन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये एक्सीलरेशन ए पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमने ये मान लिया। दोनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ में लिखें तो आपके पास क्या आएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए, और जब इस निशान को हटाते हैं तो यहाँ पे आ गया के एम ए, और के यहाँ पे क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कोई। ठीक है, डायमेंशनलेस ये आपके पास है। अब अगर यू नो दैट इसके अंदर ये डायमेंशन का हम यूज करें तो ये कैसे कर सकते हैं। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखो यू नो दैट F इज इक्वल टू के, M जो लिखा है इसकी पावर में लिख देता हूँ A। ठीक है, और आगे जो सेकंड ये टर्म है इसकी पावर लिख देता हूँ B। ठीक है, A की पावर क्या है यहाँ पे B। यहाँ पे लिखा है मास की पावर A हो जाएगी और एक्सेलरेशन की पावर B हो जाएगी। अगर सपोज इसमें ऐसे लिखा होता कि ये कोई आपके पास थर्ड फैक्टर है जिससे फोर्स डिपेंड करता है तो उसको हम यहाँ लिखते हैं उसकी पावर C। अगर इसमें ऐसे लिखा होता कि कोई ये फोर्थ है तो उसको लिखते हैं D। तो यू नो दैट यहाँ पे आपको ओनली दो ही फैक्टर्स बता रखे हैं जिसमें फोर्स डिपेंड करता है, तो इसीलिए हमने इसके ऊपर पावर लिख दिया A और एक्सीलरेशन इस पर लिखी पावर B। अब यू नो दैट इनके जो डायमेंशनल ये फॉर्मूले होते हैं उसका यूज हम यहाँ करेंगे। नो दैट फोर्स का मैंने बताया था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या होता है, m1 l1 t-2। अब इसके अंदर ये k जो है ये तो एक कांस्टेंट रहता है, हमने लिखा भी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको आप ये नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, हम लिख देते हैं, ऊपर नहीं पड़ता। उसके बाद है m मतलब मास, और ये मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहता है, m ही रहता है। उसके बाद है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका होता है मास इसमें होता नहीं है l t-2 और इसकी पावर क्या है b। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको ये बताया था, ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डायमेंशन राइट में होती है उसमें ही लेफ्ट में होती है। तो यू नो दैट अगर अब इसको इनके साथ में कंपेयर करना है तो देखिए
अगर इसको और हम ओपन कर लें तो इस साइड तो है m1 l1 t-2, और अगर इसको हम ओपन करें k को यहाँ पे हम ऐसे रख सकते हैं, यू नो दैट m की पावर a है, l की पावर कितनी हो जाएगी, पूरे की पावर b है, तो l की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी b, ठीक है। और इसकी पावर यहाँ पे लिखिए -2, तो ये हो जाएगा -2b। ओके, अब क्या करना है, इसकी पावर जो है वो इसके साथ में कंपैरिजन करना है, इसको कंपेयर करना है। तो हमारे पास देखिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू नो दैट a को मैं 1 के इक्वल लिख सकता हूं, बिकॉज इसके अंदर मास की पावर a है और इसकी मास की पावर कितनी है 1, तो यू नो दैट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, अब बताओ b कितना होगा, यू नो दैट l की पावर b है और यहाँ पे l की पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऊपर। और अगर हम यहाँ भी ये देखें तो b की पावर क्या हमारे पास 1 ही आएगी, बिकॉज इसमें c तो मान नहीं रखा, तो c की वैल्यू निकालनी नहीं है, b की निकालनी। तो अगर हम इसको इसके साथ में कंपैरिजन करें, यू नो दैट क्या लिखा -2b इक्वल होगा किसके -2 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 एंड b इज आल्सो इक्वल टू 1, तो b की जो ये वैल्यू है वो कितनी रहेगी 1 और a की इतनी है। तो हमने यहाँ से a और b की निकाल ली वैल्यू, और जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी अगर इसमें रख दिया हम इसको, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो यू नो दैट अगर हम यहाँ पे रखें तो f इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, k तो आपके पास कांस्टेंट यहाँ पे होता ही है, और m की पावर है a, और a आपके पास कितना है 1, तो यहाँ पे m का m ही रहेगा। उसके बाद b की पावर कितनी है आपके पास, b की पावर है 1, तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन a और b की पावर कितनी है 1, तो 1 ही रहेगा। मतलब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया f इज इक्वल टू kma, वेयर k यहाँ पे कांस्टेंट होता है और एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है, यू नो दैट। सो f इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया ma, तो हमने यहाँ से बता दिया फोर्स जो है ma के इक्वल होता है, और इस प्रकार से हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ये कोई भी स्टेटमेंट ये मिलेगी, और यहाँ पे ऐसे लिखा मिलेगा कि वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, यू नो दैट इस प्रकार से उसको ड्राइव कर सकते हैं। ओके, इतना आप नोट करें, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले हम यहाँ पे लिखिए, इसमें एग्जांपल आपके पास नेक्स्ट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए आपको एक एक्सप्रेशन है ड्राइव करना है t के लिए, और फिर सिंपल पेंडुलम अब ये डिपेंड करता है विच में डिपेंड्स ऑन, अब इसमें बता रखा है ये डिपेंड करता है, फर्स्ट जो इसका है फैक्टर मास ऑफ वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम, और थर्ड इसका जो फैक्टर है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बता रखा है कि नो दैट कोई भी आपके पास एक ये पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पे, ठीक है। ये पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, ये लाइट का जब इस प्रकार से होते हैं,
वो चीज में आप लोगों ने देखा होगा, यू नो दैट। तो यू नो दैट अब इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब, जो नीचे उसके बॉब होता है उस पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसकी जो ये लेंथ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और थर्ड फैक्टर बता रखा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। तो यू नो दैट ये स्टेटमेंट हमको लिखी हुई है, इससे हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं टाइम पीरियड के लिए। ओके, सो देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है। स्टार्टिंग में किस किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द बॉब मतलब m के। ओके, उसके बाद लेंथ ऑफ द पेंडुलम की प्रोपोर्शनल टू l, l का मतलब है लेंथ ऑफ पेंडुलम, और थर्ड यहाँ पे बता रखा है डिपेंड करता है एक्सीलरेशन पे, मतलब लिखा एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, इसको g लिख सकते हैं। ओके, तीन इफेक्ट, अब इनको एक साथ में लिखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, p प्रोपोर्शनल टू m, l एंड g। जब इस निशान को हटाएंगे हम यहाँ भी एक k कांस्टेंट मान लेते हैं, m l g कितना लिखते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब यू नो दैट इसकी हम ये पावर लिखते हैं a b c, तो यू नो दैट t इज इक्वल टू k, m की पावर क्या हो जाएगी a, l की पावर क्या हो जाएगी b, और g की पावर क्या हो जाएगी c। लिख सकते हो वेयर a b c ये क्या है, आर डायमेंशंस, ये है इसकी डायमेंशंस। ओके, तो देखिए अब इसका ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो लिखना होता है, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा। मास इसमें है नहीं तो मास को हम क्या मान लेते हैं, जीरो, लेंथ में नहीं है तो इसको मान लेते हैं जीरो, और टी का टी रहेगा, या इसको टी 1 लिख सकते हैं। अब इट इज इक्वल टू के एच रहेगा, मास का यहाँ पे क्या होता है m, और m की पावर क्या है a, l मतलब लेंथ, तो इसकी पावर क्या है यहाँ पे b, और थर्ड आपके पास g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन का होता है g, एच होगा क्या होगा l t माइनस 2, और इसकी पावर क्या है c। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके अकॉर्डिंग इसकी पावर जो है इक्वल होती है। भाई इसको हम पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए m0 l0 t1, और अगर इसको यहाँ से हम सोल्व करें कि ऐसे रहेगा आपके पास m की पावर क्या है, यहाँ पे m की पावर है a, l की पावर b, और यहाँ पे अगर हम ये देखें l की पावर क्या है b, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है l की पावर c भी है, तो हम यहाँ पे इसको प्लस में क्या कर देते हैं c। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि l की पावर b है और साथ में इसके साथ में c भी है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसलिए b प्लस c हो जाएगा, और लास्ट में रह जाएगा t की पावर माइनस 2c। ठीक है, अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इसके अकॉर्डिंग इनको कंपेयर करना। अब देखिए m की पावर लिखिए a, और यहाँ पे m की पावर है 0, तो a की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, नाउ थर्ड जो है मतलब उसके बाद l की पावर जो है वो क्या है b प्लस में c, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं b प्लस c, और यहाँ पे l की पावर क्या है इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे तो हम b और c की वैल्यू निकाल नहीं सकते, हम थर्ड को देखते हैं। थर्ड में आपके पास लिखा हुआ है माइनस 2c, और इसकी पावर है कितनी, t की पावर है ऊपर, तो हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c इक्वल हो जाएगा नो दैट ये इसके अपॉन में आ जाएगा, और c यहाँ c इक्वल हो गया -1/2 के, तो यू नो दैट c की अपनी वैल्यू किसकी रहेगी, वैल्यू b की रहेगी। तो अगर इसको हम यहाँ पे ये रख दें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, नो दैट क्या है b की वैल्यू, यहाँ पे रखोगे b, और c की जब यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे -1/2 इज इक्वल टू 0, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2।
तो हमने यहाँ से ए बी और सी ये तीनों की वैल्यू निकाल ली। इसको जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें रखनी है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए अगर ये वैल्यू रखें तो क्या आएगा आपके पास, t इज इक्वल के एस टी रहेगा, m की पावर लिखी हुई है a, ठीक है, m की पावर a और a की पावर कितनी है 0, मतलब m क्या है यहाँ पे 0। उसके बाद l की पावर b और b हमने निकाला है 1/2। उसके बाद हमने यहाँ लिखा है g और g की पावर है c है और c की पावर नो दैट c की जो वैल्यू है 1/2 और जो कि माइनस में है। तो हमने यहाँ पर a रख दिया, a था आपके पास 0, b रख दिया, b था आपके पास 1/2 एंड c की वैल्यू रख दी और c क्या है -1/2। अब इसमें देखते हैं तो मास की पावर क्या है 0, मतलब टाइम पीरियड जो है मास पे डिपेंड नहीं करता, देखो इसकी पावर क्या है 0, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो यू नो t इज इक्वल टू k, m हट गया, l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब देखिए इसको लिखना कैसे, नाउ t इज इक्वल टू k को ले लेते हैं बाहर। अब किसी की भी पावर 1/2 के इक्वल रहता है, मतलब वो अंडर रूट के इक्वल होता है। तो l की पावर किसके है इक्वल 1/2 के, g को हम अपॉन में लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/2, g को अगर अपॉन में लेते तो g की पावर प्लस में हो जाएगी, और अगर 1/2 जो लिखा हुआ है इसको हम हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो k और इसको हटाओगे तो अंडर द रूट l/g के इक्वल आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, तो इतना आप ये नोट कर लें, इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी t इज इक्वल टू k अंडर द रूट ऑफ l/g के इक्वल। अब यू नो दैट k जो लिखा हुआ है इसकी भी यहाँ पर एक वैल्यू होती है जिसको हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, कितना आप लिखोगे वो भी ठीक रहेगा, बट यहाँ पे k की भी वैल्यू हम रख सकते हैं। नो दैट k इक्वल होता है इसके 2π के। तो अगर हम इसको यहाँ पे रखें सो फाइनली t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l/g के इक्वल आपके पास इसका न्यू फॉर्मूला आ जाएगा जो कि आपको याद रखना है। नोट कर ले इसे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे दिखाया था कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, उसके बाद हमने यू नो दैट इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू रखी थी, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने इनको आपस में कंपेयर किया, a b c की वैल्यू निकाली और अगेन इसमें हमने इनपुट किया a b c की जगह आपके पास इस प्रकार से आ गया। नो दैट इसकी पावर लिखी है 1/2 अंडर रूट के इक्वल होता है, ठीक है, और रखने के बाद आपके पास फाइनली ये इक्वेशन बन जाएगी। तो सिंपल सा है कि हमारे पास को यहाँ पे स्टेटमेंट है और उससे हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो देखिए, इसमें आपको बता रखा है द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव्स, मतलब वाटर के आपके पास वेव्स हैं और उसकी जो वेलोसिटी है उसको लिखा है v से, वो डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ के ऊपर। किस पे, वाटर की जो वेव है उसकी जो वेवलेंथ होती है उस पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद बता रखा है कि डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की जो डेंसिटी होती है उस पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ यहाँ बता रखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो यू नो दैट ये हमारे पास कोई स्टेटमेंट है और इससे हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, स्टार्टिंग में जो ये गिवन होता है उसको हम लिखते हैं लेट क्या, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है वेलोसिटी मतलब v, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे मान के चलते हैं कि v जो है इन जो फैक्टर लिखा हुआ है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ मतलब लैम्डा। ठीक है, दूसरा बता रखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी मतलब रो, उसके बाद है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब g, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो तीन यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए जिस पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको एक साथ में लिखें तो v प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा रो और g। नाउ जब इस निशान को हटाते हैं तो हम यहाँ पे k कांस्टेंट मान लेते हैं, लैम्डा रो g यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको हम कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट रहेगा लैम्डा की पावर a, ओके, रो की पावर b और g की पावर c, तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी है इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो डायमेंशन होता है उसको लिखते हैं। यू नो दैट वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मास इसमें होता नहीं है तो m0 l1 t-1। इसके बाद यू नो तो k तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। लैम्डा मतलब होता है वेवलेंथ, लेंथ, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लैम्डा का क्या हो रहा है, l की पावर क्या है, यहाँ पे l की पावर है a, ठीक है, l की पावर a। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रो का मतलब मैंने बताया था डेंसिटी, ये इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम। तो इसका यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा m, और जो ये वॉल्यूम है इसका होता है क्या l की क्यूब, और t इसमें होता नहीं है t0। तो यू नो दैट ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा m l - 3, ठीक है। और इसकी पावर क्या है b, और लास्ट में लिखा हुआ है ग्रेविटी का यू नो दैट क्या फॉर्मूला होता है l t-2, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर आपके पास c। लिख लेंगे इतना लिखने के बाद अब फिर हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी ओनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसको कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो इसके अकॉर्डिंग दैट इसको और हम क्या यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मास कितना है m0 l1 t-1, ठीक है। अब नाउ k, यहाँ पे हम ये अगर इनको ओपन करें तो l की पावर क्या है, यहाँ पे l की पावर तो है 1, उससे ये पहले हम जो ये मास लिखा हुआ इसकी लिख देते हैं पावर, m की पावर b है तो हम यहाँ पे लिख देंगे m की पावर b, ठीक है। उसके बाद l की लिखते हैं तो l की पावर क्या है a, और यहाँ पे ये देखें तो l की पावर है माइनस क्या, यहाँ पे ये c भी है और -3b एंड प्लस में c लिख सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे l की पावर a, ओके, l की पावर -3 और ऊपर इसके है b, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -3b, और इस वाले में ये देखिए l की पावर c है, इसको नहीं लिख देंगे। उसके बाद रहेगा t अगर यहाँ पे देखें इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, यहाँ पे ये आ गया -2c, ठीक है। तो हम इस प्रकार से a b एंड c की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इनको कंपेयर करना है, यू नो दैट m की पावर है b और m की पावर यहाँ पे 0, तो b हमारे पास सिंपल कितना आ जाएगा, b आ जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है a - 3b प्लस c, और l की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, तो इसको एक बार हम एज इट इज रखते हैं। अब इस वाले को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2c इज इक्वल टू t की पावर क्या है -1, यही है ना। अब यहाँ से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और c की पावर आ गई 1/2। तो हमने यहाँ पे यू नो दैट ये b की वैल्यू लिख ली है और c की लिख ली है। अब हमको वैल्यू निकालनी किसकी, a की, तो उसके लिए हमको ये क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन में b और c की रख देते हैं वैल्यू, तो आपके पास हो जाएगा a माइनस b कितना है 0, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 0, और प्लस में क्या है c, और c की वैल्यू क्या है 1/2 एंड इट इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया 0 और ये इधर आकर हो जाएगा माइनस,
तो आपके पास a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, a यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1/2 के। तो यू नो दैट a की जो वैल्यू है वो आ गया आपके पास 1/2। तो हमने यहाँ पे a b c इन की ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसको अगर इस इक्वेशन में रखें तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आता है। तो यू नो दैट a b c की वैल्यू रखनी है, तो आपके पास v इज इक्वल टू k तो रखना है एज इट इज। उसके बाद लैम्डा की पावर a थी और a की जो आपकी ये वैल्यू है वो है 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा की पावर 1/2। उसके बाद हमने इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है रो की पावर है b और वो क्या है 0, मतलब रो की पावर क्या है 0। ग्रेविटी है g और यू नो दैट उसकी पावर है c और c आपके पास क्या है 1/2। मतलब अगर इसकी पावर 0 जो दिखा रखी है ये यहाँ पे 0 हो जाए और ये हट जाएगा, तो v इज इक्वल टू रहेगा k लैम्डा की पावर 1/2 और g की पावर भी 1/2। अगर हम इनको हटाएं सो v इज इक्वल टू k और अंडर रूट में लिख दें क्या हो जाएगा लैम्डा g। तो यू नो दैट यहाँ से बता सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है k अंडर द रूट ऑफ लैम्डा g, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट करें। यहाँ पे ऐसे देखा कि यू नो दैट जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं उसके कहाँ पे यूज है, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं। अब यू नो दैट यहाँ पे उसके एप्लीकेशन के साथ साथ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब जहाँ पर डायमेंशनल जो फॉर्मूले होते हैं उसका यूज नहीं हो सकता वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आइए हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। लाइक जो फर्स्ट लिमिटेशन बता रखी है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है या जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो हमको 1 2 पाई ऐसे मतलब जो भी नंबर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो हमको ये नहीं बताता इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। हमको यू नो दैट ये भी नहीं बताता पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ई उसकी भी इंफॉर्मेशन ये हमको नहीं देता। तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन बता रखी है इसमें हमने ऐसे बता रखा है कि अगर ये कोई भी आपके पास ये फॉर्मूला है और वो मोर देन ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब तक हम ऐसा ही मानते थे कि ये पावर a होती है b होती है c होती है, इतना मानते थे। बट हमको ऐसे ही नहीं बताता कि d भी हो सकती है f भी हो सकता है, मतलब अगर 3 से अधिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। और यू नो दैट ऐसा कोई भी हमारे पास ये फॉर्मूला है उसकी इंफॉर्मेशन ये हमको नहीं देता कि इसको हम किस प्रकार से सोल्व करें। तो ये इसकी आपके पास सेकंड लिमिटेशन हो जाएगी। उसके बाद जो हमको थर्ड लिमिटेशन बता रखी है इसके अकॉर्डिंग यू नो कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं साइन थीटा कोस थीटा इसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, मतलब उसकी भी कोई यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। यू नो दैट जो लोग फंक्शन होते हैं उसकी भी नहीं है, या जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो ये हो जाएगी इसकी थर्ड लिमिटेशन। उसके बाद हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि फोर्थ एप्लीकेशन इसमें ऐसे बता रखा है इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर ए क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर, मतलब हमको यहाँ पे ये भी नहीं बताता कि कोई ये क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर होगी, यू नो दैट। तो ये इसकी यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे आपको और भी कुछ न्यूमेरिकल्स अपने आप निकाल के देखने, आप ये जितने न्यूमेरिकल्स निकालोगे उतनी मतलब आपकी जो न्यूमेरिकल्स है उस पर पकड़ होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने आप न्यूमेरिकल्स जो भी हैं उनको निकालने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक यू।